Introduction to Chemistry is in Textbook Board 1.4 Branches of Chemistry ये हम कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, आपको जो है वो लेक्चर को नोट करना है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, पार्ट 2 करने जा रहे हैं। हम 5 ब्रांचेस को डिस्कस कर चुके थे। छठी ब्रांच की तरफ चलते हैं आप। हाँ, मैं कौन हूँ? आसिफ रज़ा। और आपने क्या करना है? मुस्कुराना है। ठीक है भाई। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर क्या बोलता है भाई? ये बता रहा है स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल प्रोसेस से रिलेटेड है। स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस किस जगह पर ये केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं? इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल इंडस्ट्रीज, इन केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है भाई। किस लिए? फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस इन केमिकल इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। सिंथेटिक वर्ड का मतलब मैं समझा चुका हूँ। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि हमारे पास ग्लास है, सीमेंट है, पेपर है, सोडा ऐश है, फर्टिलाइज़र, मेडिसिन एट्सेट्रा। अब थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। ये इंडस्ट्रियल वर्ड किससे निकला है? इंडस्ट्रियल वर्ड निकला है इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री क्या होता है? इसको उर्दू में कहा जाता है सनत। क्या कहा जाता है? इसको सनत कहा जाता है। अब ये सनत जो है, इसमें हो क्या रहा है? मिसाल के तौर पर पेपर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। पेपर इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले लेते हैं केस स्टडी के तौर पर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मतलब कपड़े की सनत। अब इस इंडस्ट्री के अंदर कपड़े से रिलेटेड जो काम हो रहा है पूरी दुनिया में, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? मिसाल के तौर पर कपड़े के अंदर जो धागा बन रहा है वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आता है। कपड़े के अंदर जो धागा बनने के बाद कपड़ा बन रहा है, वो उसकी अलग फैक्ट्रीज मौजूद हैं। कपड़ा बनने के बाद जो है उस कपड़े से मुख्तलिफ बोनेंजा या फिर हमारे पास ऑक्सफोर्ड जो है, वो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, वो कपड़ा लेती हैं, उससे ड्रेसेस बनते हैं, विंटर कलेक्शन बनती हैं, यूनिफॉर्म्स बनते हैं। इसके अलावा कालीन साजी, कालीन बनाने का जो काम हो रहा होता है, उसके अंदर कारपेट्स बन रहे होते हैं, पर्दे बन रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। हर वो चीज़ जिसके अंदर कपड़े का इस्तेमाल होता है, वो सब की सब किसके अंदर आती हैं? वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आती हैं। यानी कि अब ये कपड़े से रिलेटेड कोई भी काम हो रहा हो, हकीकतन हमारे पास जो ब्लीचिंग एजेंट, हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा है, ब्लीचिंग एजेंट जो कि किस लिए इस्तेमाल होता है? कपड़ों पे जो कलर वगैरह लगा हुआ है उसको उड़ाने के लिए और कपड़ों में वाइटनिंग लाने के लिए, तो वो भी जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही कनेक्टेड है। मतलब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है वो हमारी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। इंडस्ट्रीज होंगी तो क्या होगा? जितनी हमारे मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, सब की सब वो कहाँ बनती हैं? वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं। समझ में आ रही है बात? आपके कपड़ों से लेके, आपकी किताबों से लेके, आपके मोबाइल्स, आपकी हाउस होल्ड चीज़ें, आपकी बाइक है, आपके किचन के बर्तन हैं, इसके अलावा खाने पीने का सामान है, सब कुछ मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में बन रहा है। अब ये इंडस्ट्रीज़ में तो बन रहा है, लेकिन इनमें क्या हो रहा है कि कुछ इनको केमिकल के बगैर ये नहीं बन सकते। केमिकल्स के बगैर ये नहीं बन सकते। चैप्टर नंबर 18 के अंदर जो है ये सारी तफसील मौजूद है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, उसमें मज़ीद तफसील से बात होगी। यहाँ पर इन अ नटशेल अगर मैं बात करूँ तो इनमें हम क्या स्टडी कर रहे हैं? केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी कर रहे हैं। प्रोसेस मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि किससे रिलेटेड है। इसमें आप क्या कर रहे हैं? इन केमिकल प्रोसेसेस के अंदर आप केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या बना रहे हैं? सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर ग्लास आ जाता है, सीमेंट आ जाती है। इन अ नटशेल अगर मैं बात करूं केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर केमिस्ट्री का जो इस्तेमाल हो रहा है वो सब किस में आता है? वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है भाई। उसके बाद 7 ब्रांच जो है हम देखते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री न्यूक्लियर वर्ड किससे निकला है? न्यूक्लियर वर्ड न्यूक्लियस से निकला है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस जो है
वो एटम का पार्ट है, सेंट्रल रीजन है, इसकी तफसील बेसिक्स में मौजूद है, वो देख लीजिएगा। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स गुच्छे की शक्ल में एक दूसरे के साथ जो है वो जकड़े हुए होते हैं, जमे हुए होते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ चेंजेस, चेंजेस को स्टडी कर रहे हैं जी, बिल्कुल, स्टडी ऑफ चेंजेस, चेंजेस को स्टडी कर रहे हैं हम। किसके अंदर चेंजेस हो रही हैं भाई, अकरिंग इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, अकरिंग जो कि हो रही हैं चेंजेस, अकरिंग इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। अब यहां पर न्यूक्लियाई वर्ड किससे निकला है, न्यूक्लियस से निकला है। न्यूक्लियस के अंदर चेंज का मतलब ये है कि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो है उनमें चेंज आना, उसमें उसको उस चेंज को हम स्टडी करते हैं। किसके अंदर, हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। हम आपने एटम बम का तो नाम सुना होगा, आपने हाइड्रोजन बम का भी नाम सुना होगा। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में एटम बम के फटने का बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगी क्या बात है। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से जकड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के ज़रिए ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से जकड़े हुए हैं। इनको तोड़ने का नाम, इनको अलग करने का नाम, दूसरा नाम क्या है कि आपने अगर इनको अलग कर दिया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो आपने असल में क्या कर दिया, आपने एटमी धमाका कर दिया, एटम बम फट गया। इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं जब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग हो गए, इसको हम कहते हैं फिजन प्रोसेस। क्या कहते हैं इसको, फिजन प्रोसेस। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने न्यूट्रॉन्स, एक एटम से न्यूट्रॉन्स लेके और उनकी बम्बार्टमेंट करनी होगी दूसरे एटम के न्यूक्लियस पे। वहाँ पर जाके वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब अलग होंगे, डिसइंटीग्रेट होंगे, वो न्यूक्लियस टूट जाएगा, तो हम दूसरे लफ्ज़ों में इसको क्या कहेंगे कि एटम बम फट गया। बहुत सारे इसमें बहुत लंबी बातचीत है, लेकिन उस डिटेल में हम नहीं जा रहे। लेकिन एक काम तो है, वहाँ से हमें हीट मिलेगी, बहुत ज़्यादा हीट मिलेगी ना, गर्मी निकलेगी, आग निकलेगी। उस हीट को, उस गर्मी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उस हीट और उस गर्मी को हम जो है वाटर को बॉयल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर को बॉयल करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे स्टीम बनेगी, भाप बनेगी। वो स्टीम से क्या होगा, उस स्टीम से टरबाइन जो है वो चलेगा। टरबाइन के चलने से क्या होगा, टरबाइन के चलने से जो है वो जनरेटर चलेगा, और जनरेटर के चलने से क्या होगा, जनरेटर के चलने से बिजली बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। समझ में आ रही है बात आपको। तो ये सारा काम जो है वो आप किस में कर रहे हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर कर रहे हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं आप, स्टडी ऑफ चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। तो ये चेंज आया या नहीं आया न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस टूट गया, न्यूक्लियस ब्रेक हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग हो गए, क्या ये चेंज नहीं है, बिल्कुल ये चेंज है। तो वो, और सिर्फ ये एक चेंज है जो कि मैंने आपको बताया, जिसमें एटम बम के फटने का जिक्र कर रहा हूँ मैं आपसे। और भी बहुत सारी चेंजेस आती हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, इसकी तफसील से बात आगे होगी, बताऊंगा रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो बहरहाल हर वो चेंज जो कि न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है उसको स्टडी किया जा रहा है। किसके अंदर, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जा रहा है। और जो केमिस्ट ये काम करते हैं वो न्यूक्लियर केमिस्ट जो है वो कहलाते हैं। ठीक है भाई, ब्रांच नंबर 8 की तरफ चलें। पहले वाली वीडियो भी जो है वो ज़्यादा बड़ी बन गई, मैं छोटी बनाना चाह रहा था, लेकिन बस वो बात चलती है तो रोकना थोड़ा सा ख़ुद को मुश्किल होता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री किससे रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। एनवायरनमेंट के अंदर आपने एक चीज़ तो देखी होगी, क्या है, बड़ा कॉमन सा केमिकल रिएक्शन है। क्या होता है, उसके अंदर आयरन एक जगह पे पड़ा हुआ है, आपने घर बनवाना है, बहुत सारा सरिया जो है वो आपने लिया है, आयरन रॉड्स आपने लिए हैं, वो आपने एक जगह पे स्टॉक करवा दिया। आपने सोचा कि 6-8 महीने बाद जो है मैं आऊँगा और इससे फिर घर की तामीर शुरू करवाऊँगा। अब वो बाहर पड़ा हुआ है तो क्या हुआ, आप 8 महीने बाद आए, आपने देखा कि अब वहाँ पर आयरन नहीं है, बल्कि वहाँ पर तो जंग ही जंग पड़ा हुआ है, रस्ट ही रस्ट पड़ा हुआ है। आयरन जो है वो इतनी मोटी मोटी रॉड्स थी, वो सिमट के इतनी इतनी सी हो गई, बाकी तो पाउडर ही पाउडर हो गया, जंग लग गया, इतना ज़्यादा जंग कि सारा वो जो आपका 80 या 100 टन जो है वो सरिया था, वो लोहा था, वो आयरन था, वो रिड्यूस होके, वो कम होके कितना हो गया, वो 50 टन हो गया। आपका तो बड़ा नुकसान हो गया। क्या हुआ भाई, आपको पता ही नहीं था कि हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें जो है वो आपस में केमिकली रिएक्ट भी करती हैं। किस तरह से करती हैं, हवा में मॉइस्चर भी मौजूद है, हमारी एयर जो है इसमें मॉइस्चर भी मौजूद है, और इसमें दूसरी गैसेस भी मौजूद हैं। मॉइस्चर क्या है, नमी को कहते हैं हम। नमी क्या है, हमारा वाटर जो है, वाटर की
गैशियस फॉर्म को नमी कहते हैं या ह्यूमिडिटी कहते हैं या मॉइस्चर कहते हैं, वो मौजूद होता है। समुद्री इलाके जो हैं वहाँ पर ये नमी ज़्यादा होती है। बहरहाल या तो एयर में मौजूद नमी या मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी या फिर बारिश का हो जाना, दोनों सूरतों की वजह से पानी का रिएक्शन होना उस आयरन के साथ और उसके नतीजे में एक प्रोडक्ट का बनना जिसको हम रस्ट कहते हैं, जिसको हम जंग कहते हैं, वो उसका बनना। तो ये केमिकली रिएक्शन जो हुआ है किसके अंदर हुआ है? ये आपके एनवायरनमेंट में हुआ है। ये मिसाल देके समझाने का मतलब ये हुआ कि आप इसी तरह जो चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में पड़ी हुई हैं, ये सिर्फ आयरन की बात नहीं हो रही, हज़ारों लाखों किस्मों की चीज़ें हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं और वो फेंक देते हैं हम। वो जब हम फेंक देते हैं तो उनमें क्या होता है कि हवा में या दूसरी चीज़ें जो आपस में मौजूद हैं वो क्या करती हैं? केमिकली रिएक्ट कर जाती हैं। केमिकली रिएक्ट करती हैं तो उससे बहुत सारी पॉइजनस गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं जो कि हमारे माहौल के लिए ख़तरनाक हैं। उससे क्या होता है कि हमारा माहौल ख़राब होता है, बीमारियां फैलती हैं, डिजीज़ बनती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें समझनी चाहिए ताकि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो सेफ़ रहे। केमिस्ट्री आपको ये भी बताती है, एनवायरमेंटल केमिस्ट जो होते हैं उनका काम ही ये है कि एनवायरनमेंट को किस तरह साफ़ रखा जाए, उन केमिकल रिएक्शंस पे गौर किया जाए जो ख़ुद ब खुद होते रहते हैं। चीज़ें आपस में केमिकली रिएक्ट हो के नई नई चीज़ें बनाती रहती हैं जो कि नुकसानदेह हैं। वो सारा काम किसके अंदर होता है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर होता है। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं ये देखें, मैं आपको बताता हूँ इसकी तफसील क्या लिखी हुई है इसके अंदर। वो बता रहा है कि इंटरएक्शन आप स्टडी करते हैं इसके अंदर, जैसे कि मैंने बताया इंटरएक्शन का मतलब होता है आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना, ठीक है। किस चीज़ का इंटरएक्शन? इंटरएक्शन ऑफ केमिकल मटीरियल्स, इंटरएक्शन ऑफ केमिकल मटीरियल्स, केमिकल मटेरियल्स का आपस में इंटरएक्ट होना और इंटरएक्ट होने की वजह से एंड देयर इफेक्ट और इस इंटरएक्शन के नतीजे में पैदा होने वाली चीज़ों का असर क्या पड़ रहा है किसके ऊपर? आपके एनवायरनमेंट के ऊपर, इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। इसको किस में स्टडी किया जाता है? इसको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है, ठीक है भाई। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं जो कि केमिकल मटेरियल्स आपस में करते हैं और उसके नतीजे में जो चीज़ें पैदा होती हैं उसका असर क्या पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पे, इसको हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब जो है वो लास्ट ब्रांच जो है केमिस्ट्री की वो पढ़ के इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। यहाँ पर लास्ट ब्रांच हमारे पास क्या है, बिल्कुल आपको बुक में नज़र आ रही होगी। वो है हमारे पास पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। 9th में हमारे पास पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। आगे बढ़ने से पहले हमेशा आपको पता है मैं नाम की तफसील बताता हूँ। पॉली वर्ड का मतलब होता है मैनी। क्या मतलब होता है? मैनी मतलब एक से ज़्यादा। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, अब आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि एक से ज़्यादा चीज़ें जब बनती हैं, मैनी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें जब बनती हैं, जब सिंगल चीज़ें आपस में क्या होती हैं? ज्वाइन होती हैं। क्या होती हैं? ज्वाइन होती हैं। ऑब्वियस सी बात है। देखें ब्रिक्स बहुत सारी जब तक ज्वाइन नहीं होंगी वॉल बनेगी नहीं, इनको ज्वाइन होना ज़रूरी है। तो सिंगल चीज़ें, इंडिविजुअल चीज़ें आपस में ज्वाइन होती हैं तो हम क्या कहते हैं? बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मिसाल के तौर पर अब इसमें हम किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। स्टडी ऑफ पॉलीमराइजेशन इसमें किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ब्रांच है, ज़रा ध्यान से इसको समझिएगा। स्टडी ऑफ पॉलीमराइजेशन, इसमें क्या स्टडी कर रहे हैं आप इसमें पॉलीमराइजेशन को स्टडी कर रहे हैं। पॉलीमराइजेशन क्या है? मेकिंग ऑफ पॉलीमर्स, मेकिंग ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या होते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल्स which are made up of अब मैं यहाँ रोकता हूँ।
पॉलीमर्स क्या है? लार्ज मॉलिक्यूल हैं विच आर मेड अप ऑफ। आप कहेंगे सर मॉलिक्यूल की डेफिनेशन याद है, मॉलिक्यूल जो है वो ग्रुप ऑफ एटम को कहते हैं, यानी कि एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मॉलिक्यूल की एक और टाइप होती है, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। ये वो मॉलिक्यूल होते हैं जो इतने बड़े होते हैं जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। एटम नहीं कहा मैंने, याद रखिएगा, मैंने क्या कहा? पॉलीमर्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। वो छोटे मॉलिक्यूल्स फाइनली जाके एटम से मिलके बनते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? ये मार्कर है, किससे मिलके बना है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे मिलके बने? एटम से मिलके बने। लेकिन अब हमने एक और एडिशनल चीज़ देखी कि सब जगह पर ऐसा नहीं होता। कुछ जगहों पर क्या होता है कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलते हैं, और वो बड़े मॉलिक्यूल्स किस तरह बने होते हैं? छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके बने होते हैं। और वो छोटे मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनको पॉलीमर कहा जाता है। और वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स मिलते हैं आपस में तो चीज़ें बनती हैं। और उन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? हम पॉलीमर कहते हैं उन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को। और पॉलीमराइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर ये पॉलीमर्स बनते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के। और पॉलीमेरिक केमिस्ट्री के अंदर हम इसी को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? पॉलीमराइजेशन को, यानी कि उस प्रोसेस को जिसमें आप क्या सीख रहे हैं? आप सीख रहे हैं पॉलीमर्स के बनाने को सीख रहे हैं कि पॉलीमर्स कैसे बनते हैं। और पॉलीमर्स क्या हैं? लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। और ये लार्ज मॉलिक्यूल्स कैसे बने? मेड अप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हुए हैं तो लार्ज मॉलिक्यूल बना है जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। इसका इस्तेमाल किसके अंदर किया जाता है? मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ मैं आपको बताऊं कि आपकी सोसाइटी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है। वो क्या है? एक है प्लास्टिक, इसकी तफसील बता चुका हूं पहले, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लास्टिक्स जो बनते हैं वो भी पॉलीमराइजेशन की मदद से बनते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स, इसकी भी तफसील बता चुका हूँ। सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो भी पॉलीमराइजेशन की मदद से बनते हैं। और इसके अलावा पेपर, कागज़ जो है वो भी पॉलीमराइजेशन की मदद से ही बनता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल ये आपके लिए इतना काफ़ी है। ठीक है भाई, तो आज जो है हमने क्या 1.4 कंप्लीट कर लिया। इसका पार्ट 2 भी जो है वो हो गया है। इसमें हमने क्या देखा है? हमने 9 ब्रांचेस जो हैं वो केमिस्ट्री की देखी हैं। और ये आखिरी पॉलीमेरिक केमिस्ट्री भी हमने देख ली, जिसमें स्टडी ऑफ पॉलीमराइजेशन को हमने डिस्कस किया। पॉलीमराइजेशन क्या है? मेकिंग ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या हैं? ये लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं। किससे मिलके बने हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हैं। हमारी सोसाइटी में कौन सी चीज़ें बनाने में पॉलीमराइजेशन का किरदार है? बहुत सारी हैं, लेकिन प्लास्टिक्स जो हैं पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। और पेपर जो हैं बहुत सारी किस्मों के सब ये पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। ठीक है भाई, आसिफ रज़ा को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिए।